दांत निकलवाना लास्ट रिजॉर्ट है आपके दांत के लिए, तो उस दांत को हमें मुंह से निकालने से हम उस एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को वहां से हटा। एक खुश मिजाज चेहरा अपना रूप तब दिखाता है जब चेहरे पे मुस्कान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसी शख्सियत से मिलने जो कि बहुत सालों से नवी मुंबई में एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रही हैं, डॉक्टर शिवानी मैम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर शिवानी है। मैं बेसिकली लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना डेंटिस्ट्री किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया एंड उसके बाद मैंने कुछ साल लखनऊ में प्रैक्टिस किया। देन आफ्टर माई मैरिज आई मूव टू नवी मुंबई। कुछ साल मैंने लखनऊ में, मेरा क्लिनिक भी है, वहाँ पे भी मैंने बीच बीच में जब मुझे टाइम मिला, जब मेरा बेटा छोटा था, तो वहाँ पे भी मैं अपने क्लिनिक पर मैंने काम किया, जिसमें जो चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी कि बहुत जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही मीनिंगफुल काम था, बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट स्मोकिंग, जिसमें मैंने टोबैको के यूसेज जो हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है, उसके लिए मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम सेशंस एंड टोबैको सेसेशन क्लिनिक वहाँ पे अपना एक चालू किया। आफ्टर दैट वी मूव टू हांगकांग फॉर 4 years। तो वहाँ मैंने प्रिंस फिलिप्स डेंटल यूनिवर्सिटी हांगकांग से इम्प्लांट्स के और बाकी और डेंटिस्ट्री के कुछ और एस्पेक्ट्स के कोर्स किए। देन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हांगकांग 2016 में मैंने नवी मुंबई में यहाँ अपना प्रैक्टिस किया। तो फिलहाल यहाँ पे ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से, नवी मुंबई में। मैम, हमारे व्यूवर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये प्रोफेशन चूज किया, ये क्यों चूज किया, किसने आपको मोटिवेट किया, या इसके पीछे कोई स्टोरी थी जिसकी वजह से आपने ये प्रोफेशन चूज किया? हाँ किरण, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, जब मैं प्री मेडिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो इट वाज जस्ट दैट प्रीफिक्स, DR प्रीफिक्स ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो मेरा एम वही था कि मुझे मेडिकल डेंटल कुछ ऐसा फोकस नहीं था, बट ये था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे KGMC से पढ़ना है। मेरे 2 ये टारगेट्स थे। मेरा सिलेक्शन जब हुआ, मुझे दूसरा स्ट्रीम दूसरे सिटी में मिल रहा था। मुझे मेरे शहर लखनऊ में मेरे ड्रीम कॉलेज KGMC में डेंटिस्ट्री मिला, लेकिन वो डेंटिस्ट्री मैंने चूज किया और दूसरा स्ट्रीम जो है दूसरे सिटी में क्यों नहीं चूज किया, उसके पीछे एक मेरे लाइफ का मेरे बचपन का एक स्टोरी रिलेटेड है। जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार हम लोग लखनऊ जू गए थे, मेरे सारे कजन्स, सब भाई बहन, हम लोग सब लोग मिलके। तो वहाँ पे मैं छोटी थी, एक बार कुछ खेलते खेलते मैं गिर गई। आई रिमेम्बर उस समय मैं मुंह के बल गिरी, तो मुझे बहुत जोर से यहाँ पे चोट आई, बहुत ब्लीडिंग हुई मेरे गम्स में और मेरे लिप्स में स्वेलिंग आ गई एंड कई दिन तक मुझे उधर पेन रहा। बट उस समय व्हेन आई वाज सो यंग, उतना अवेयरनेस नहीं था कि किस चीज़ के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना है। डेंटिस्ट्री के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं था, तो नॉर्मली डॉक्टर्स को दिखाया। तो मुझे उस समय पेन किलर, एंटीबायोटिक दे दिया गया एंड धीरे धीरे मेरा स्वेलिंग ठीक हो गया, मुझे रिलीफ मिल गया। कुछ साल बाद, जब मैं शायद 8th-9th क्लास में थी, तब का मुझे ध्यान है कि मेरा कोई तो एग्जाम आने वाला था। उस समय मेरा फिर ये बहुत सिवियर पेन चालू हुआ एंड अगेन स्वेलिंग आ गई, मेरा पूरा चिन का एरिया स्वेल हो गया, पेन था। तो फिर से मैंने दिखाया डॉक्टर को और मुझे एक एंटीबायोटिक दिया गया। मैंने एंटीबायोटिक खाया, 2-3 दिन में धीरे धीरे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। फिर जब मैं प्री मेडिकल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, 2-3 दिन बाद मेरा प्री मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम था एंड ये प्रॉब्लम फिर से रिलैप्स हुआ। आई स्टिल डोंट नो वो क्यों मेरे एग्जाम्स के टाइम पे बार बार रिकर करता था, बट दोबारा से ये प्रॉब्लम मेरा रिलैप्स हुआ एंड उस बार इतना सिवियर पेन था कि आई स्टिल रिमेम्बर कि it was so hard for me to focus on my studies, and along with the stress of this upcoming exam which was so important for me, वो पेन जब मैं मुंह खोल के सांस भी लेने में मुझे दर्द हो रहा था, खाना पीना तो बहुत ही दूर की बात है। इट बिकेम रियली वर्स। मेरी फैमिली में एक डॉक्टर, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम डेंटिस्ट को दिखाओ। तो हमारे KGMC में ही ओरल सर्जरी में एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर थे, उनको मैंने दिखाया। तो उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने पूरी जब हिस्ट्री मुझसे पूछी, तो मुझे तो याद भी नहीं था कि जो मैं बचपन में गिरी थी उससे कुछ कोरिलेशन इसका हो सकता है। बट जब उन्होंने पूरी हिस्ट्री पूछी और मैंने उनको, जब उन्होंने पूछा कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो जब मैंने याद किया, मैंने उनको बताया कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ। उन्होंने पूछा कि कितने एपिसोड्स हुए, कब रिकर किया, तो हर बार जब मैंने बताया कि एंटीबायोटिक खा लिया था तो रिजॉल्व कर गया था। तो ही आज मी, तो फिर
अभी भी एंटीबायोटिक खा लो, अभी क्यों आए हो यहाँ पे? तो आई टोल्ड हिम कि नहीं सर, एक्चुअली अभी 3-4 एपिसोड्स हो चुके हैं एंड दिस टाइम इट इज सो वर्स कि आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एंड आई हैव माई एग्जाम्स इन अ कपल ऑफ डेज। तो उन्होंने एक एक्सरे लिया जिसमें पता चला कि मेरे यहाँ जो मेरे चिन के पास, यहाँ से लेकर मेरे चिन तक मेरा पूरा बोन रिजॉर्व हो गया था, पूरा बोन गल गया था। इतना सीवियर क्रॉनिक एब्सेस था मेरा, इतने सालों से चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे नीचे के 4 दांत जो हैं पूरे, सामने के आगे के नीचे के दांत, फिर जैसे तैसे उस समय थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ दे के कि मैं अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दूं, एंड उसके बाद फिर उन्होंने मेरी सर्जरी करी, एपिसेक्टमी जो प्रोसीजर होता है वो करी, जिसमें मेरे आगे के 4 दांतों का रूट कैनाल अलॉन्ग विद पूरा फ्लैप रेस करके जितना भी मेरा बोन गला था उस बोन को, पूरा इन्फेक्टेड बोन को निकाल के और उसमें उन्होंने बोन ग्राफ्ट डाला। वो सर्जरी हुई। उसके बाद करीब हफ्ते 10 दिन बाद मेरा धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ एंड गॉड्स ग्रेस उसके बाद मुझे कोई डेंटल प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट दैट डे आई रियलाइज्ड कि कितनी सारी चीजें हैं जो हम बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्पेशली इन डेंटिस्ट्री एंड चांस से ये एंट्रेंस एग्जाम के पास का ही एपिसोड था। इट वाज देयर सो फ्रेश इन माय माइंड जब मेरा रिजल्ट आया और मुझे केजीएमसी में सीट मिली। So I was more than happy to go for this and I can proudly say that dentistry is not just my profession, it's my passion as well. तो देखिए व्यूवर्स, किस तरह से हम अपनी लाइफ के किसी इंसिडेंट से मोटिवेट होकर अपनी जो लाइफ का डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। तो चलते हैं डॉक्टर शिवानी के पास, उनसे कुछ और सवाल पूछते हैं। तो व्यूवर्स, मैम से जानते हैं कि ऐसे डेंटिस्ट्री को लेकर ऐसे क्या मिथ्स हैं जो डे टू डे लाइफ में वो डेली फेस करते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। किरण, ये बहुत अच्छा सवाल है एंड बहुत कॉमन भी है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री में जो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी फनी एक मिथ ये होता है कि दांत में, हमने गांव में गए थे झाड़ फूक वाले के पास, उसने एक कीड़ा निकाला। वो कीड़े का वीडियो तक पेशेंट्स मुझे लाके दिखाते कि देखिए ये कीड़ा निकाला। तो मुझे हंसी आती है देख के कि एक्चुअली दांत में जो कीड़ा, जैसे कीड़ा कहते हैं, कैविटी कहते हैं, कैरीज कहते हैं, वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको कि ऐसा रेंगता हुआ वीडियो जो लेकर आते हैं लोग, वैसा प्रैक्टिकली रियल में होता नहीं है, जस्ट अ मिथ। दूसरा, दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी खराब हो जाती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दांत निकलवाना लास्ट रिजॉर्ट है आपके दांत के लिए, तो उस दांत को हमें मुंह से निकालने से हम पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को वहां से हटाते हैं। क्योंकि कई बार अगर कोई इन्फेक्टेड टूथ जो कि ट्रीटमेंट के लायक नहीं बचा है, उसको अगर हम रिटेन रखते हैं ओरल कैविटी में, तो कई बार वो एक पोटेंशियल सोर्स बन सकता है जिससे स्पेस इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे फेस के स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर उसका टाइमली मैनेजमेंट हो जाए और अगर वो, जैसा मैंने कहा, मैं फिर से दोहराती हूँ, अगर एक्सट्रैक्शन इज द लास्ट रिजॉर्ट फॉर दैट, तो वो टाइमली हो जाना चाहिए। उसकी वजह से आंख की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक मिथ ये होता है कि अरे डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट छोड़िए, अब दांत निकाल ही दीजिए, विच इज एक्चुअली वेरी बैड। बिकॉज आज कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का जमाना है, जहां पे हम अपने क्लिनिक पे कोशिश करते हैं कि जितना भी नेचुरल टूथ रिटेन रह सके उतना मुंह में रहे वो, क्योंकि नेचर ने हमें जो टूथ दिया है उसका कुछ रीजन है। इट इज देयर, इट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। दांत निकालना तब जरूरी है जब वो लास्ट रिसोर्ट है। जब तक कि उसको आप ट्रीट करके बचा सकते हैं, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू सेव योर नेचुरल टीथ, बिकॉज हम दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट दे दें, वी कैन नेवर रिप्लेस नेचर। तो ऐसे बहुत से मिथ्स होते हैं। अब मुझे भी आज तक नहीं पता था कि इस तरह के कितने मिथ्स होते हैं, जिनके बारे में मुझे आज पहली बार पता चला है। मैम से मिले तो इन चीजों के बारे में हमें भी, हमारी भी जो नॉलेज है, बहुत सारी नॉलेज गेन किया हमने। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी चलते हैं मैम के पास दूसरे क्वेश्चन के लिए। देखिए दोस्तों, जैसा अभी ये कॉमन सा वर्ड है आरसीटी, रूट कैनाल, तो बहुत से जनों से हम सुनते हैं कि वो आरसीटी करवा के आया, उनको कुछ पेन था तो वो आरसीटी करवा के आए हैं, ये रूट कैनाल करवा के हैं। तो उसमें एक्चुअली में कितना पेन हो रहा होता है और वो जो डॉक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज हम मैम से जानेंगे ये आरसीटी है क्या और इसमें कितना पेन होता है। देखिए, आरसीटी जो होता है, जिसको रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं, ये एक कॉमन प्रोसीजर है जो कि होता है, जबकि अगर मोटे तौर पे बताऊं तो हमारा जो दांत होता है उसमें मोटे मोटे देखिए तो 3 लेयर्स होते हैं। जो आउटर लेयर होता है इनामल, उसके नीचे डेंटिन, उसके नीचे पल्प जो कि दांत का सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिसमें दांत का ब्लड और नर्व सप्लाई होता है। जब हमारे दांत में कीड़ा लगा है, या कई बार जो दांत की जड़ है उसके थ्रू भी इन्फेक्शन हुआ, या कई बार कीड़ा लगने की वजह से इन्फेक्शन हुआ, और दोनों में से जिस रूट से भी अगर वो इन्फेक्शन
हमारे दांत का जो पल्प है, यानी जहाँ पे दांत का नर्व और ब्लड सप्लाई है, उसके पास पहुंच जाता है या उसको इंक्रोच कर लेता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट्स बहुत पेन के साथ रिपोर्ट करते हैं, बहुत पेन होता है उनको, और वो आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उनको रिलीफ हो जाता है। पेन डेफिनेटली सिवियर होता है, कारण ये कि जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से जो गैसेस बिल्डअप होती हैं, दे इंक्रीज अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड। तो जब हम रूट कैनाल थेरेपी के लिए, जब हम जो दांत की जो जड़ें होती हैं, हर दांत में, जैसे मोलर्स में, प्री मोलर्स में, आगे के जो इंसाइजर कैनाइन, सब में अलग अलग नंबर की जड़ें होती हैं और किसी जड़ में 2, किसी में 1 कैनाल होता है। हिसाब से जितने भी उस पर्टिकुलर दांत में कैनाल्स हैं, उतने कैनाल्स जब हम ओपन करते हैं, ओपन करने से वो इन्फेक्शन जो होता है वो वेंट आउट होता है, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को कई बार इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कई बार वैसे हर इंसान का बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करता है, कई बार कुछ सेशंस के बाद, 1 सेशन 2 सेशन के बाद रिलीफ होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में उसी समय ओपन करते ही उनको सिग्निफिकेंट रिलीफ, इफ नॉट 100% रिलीफ, सिग्निफिकेंट रिलीफ मिलता है। एंड इस प्रोसीजर में बेसिकली हम करते क्या है कि जो इन्फेक्टेड पल्प है, सारे कैनाल्स के उन इन्फेक्टेड पल्प्स को हम रिमूव करके, और जो दांत का जो पल्प चेम्बर होता है, यानी कि जो दांत का जो क्राउन पोर्शन, जो हमारे मुंह में दिखता है पोर्शन, उस पोर्शन में जो पल्प यानी सॉफ्ट टिश्यू है उसको रिमूव करते हैं, और जो दांतों का जो जड़ होती है, जो जड़ें हैं, उनके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको रिमूव करते हैं, और उन कैनाल्स को प्रॉपर मेडिकेशन से, इरिगेंट से क्लीन करके उनको एक पर्टिकुलर शेप दी जाती है, जिससे एक इनर्ट मटेरियल होता है, उससे उसको फिल करके और ऊपर से उसको सील कर दिया जाता है। और ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि एक बार अगर रूट कैनाल कराया है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसके बाद एक कैप जो होता है वो आप जरूर लगवाएं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद, जैसा मैंने बताया कि दांत का जो एक वाइटल टिश्यू होता है वो हट जाता है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड था, उसको हमें हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से दांत हमारे मुंह में फंक्शनली तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। तो उसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए, रिइंफोर्स करने के लिए, इट इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप एक क्राउन उसके बाद लगवा लें। और पेशेंट्स किस उम्मीद से आते हैं, जो सवाल है उसका ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं हमारे, वो डेफिनेटली इसी उम्मीद से आते हैं कि उनके दर्द को राहत मिल जाए। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि उनके दर्द को राहत मिल जाए, और जो ट्रीटमेंट वो कराएं उससे उनके दांत का लॉन्गेविटी बढ़े, उनका दांत कुछ साल और रहे, और उनके मुंह में फंक्शन सर्व करे। तो देखिए दोस्तों, जैसा आरसीटी के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी शंका थी, मुझे भी नहीं पता था आज तक कि ये आरसीटी होता क्या है, तो मैम ने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि आरसीटी क्या होता है। अगर अभी भी आपके मन में कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मैम का नंबर मिल जाएगा। हम लेडीज हैं, लेडीज में मोस्टली क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी जो डेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उनके लिए मैम से जानते हैं कि उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है, किस वजह से आती हैं, उसके लिए मैम कुछ बताएंगे आप? हाँ किरण, तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक्चुअली प्रेगनेंसी ओरल प्रॉब्लम्स का एक डायरेक्ट रिलेशन है, बिकॉज प्रेगनेंसी में लेडी के जो हार्मोन्स होते हैं उनका बहुत सारा इम्बैलेंस रहता है। बहुत सारे हार्मोन्स जो नॉर्मल कोर्स में कम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, नॉर्मल कोर्स में ज़्यादा होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करूँगी, अगर लेडीज़ को जब भी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो एक बार बेटर है कि वो एक बार अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करके ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस ले लें प्रॉपर, कि क्या उन्हें करना चाहिए अपने डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए। एंड इन केस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आई ऑलवेज एडवाइज माय पेशेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर देयर प्रेगनेंसी कि टाइमली अपने जो भी एग्जिस्टिंग डेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन करा लीजिए, उनका ट्रीटमेंट करा लीजिए, जिससे कि प्रेगनेंसी टाइम में वो एटलीस्ट फ्लेयर अप ना हो। एंड अगर आप प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो चांसेस कम है कि आपको प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ पीरियड्स ऐसे होते हैं जिस समय ट्रीटमेंट करना उतना एडवाइजेबल नहीं होता अनटिल अनलेस इट इज एन इमरजेंसी। दूसरी चीज है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो नॉर्मल कोर्स में हम देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के केसेस में हम वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि डेवलपिंग फीटस होता है, जो बच्चा होता है गर्भ में, उस पे उनका साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी दवाएं जो नॉर्मल कोर्स में हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में, एज वेल एज लैक्टेशन में, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस समय भी वो दवाएं देना वर्जित होता है, उनको नहीं दिया जाता है। एटलीस्ट दे आर नॉट द ड्रग ऑफ चॉइस एट दैट टाइम। तो इस वजह से हमको ये देखना है कि, तो ये हर ही स्टेज पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान रखें अपने ओरल हाइजीन का, और अपने ओरल प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व करा लें, ट्रीट करा लें,
बट स्टिल अगर ऐसा कुछ है कि वो प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं तो बेटर है कि आप एटलीस्ट डेंटिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, जिससे वो बढ़े नहीं और उसका टाइमली ट्रीटमेंट ले सकें। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लेडीज हैं, हमें पता लगा कि अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं तो आपको एक बार जाकर अपने जो डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट से एक चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कुछ ऐसा एडवाइजेबल टिप्स वो आपको बता सकते हैं, कुछ ऐसे मेडिकेशंस बता सकते हैं। तो मैम आजकल जो ये फूड हैबिट्स हैं तो उनके बारे में कुछ टिप्स देना चाहेंगे, कुछ अपनी राय देना चाहेंगे कि लोगों को क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्या उसके बाद प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर वो खा भी लेते हैं, जो जैसा हम लोग हैं फास्ट फूड हम लोग खाते रहते हैं, तो उसमें उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हाँ किरण, आजकल सभी एज ग्रुप्स में, बिकॉज हमारी इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ हो गई है, हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट फूड कल्चर में एंटर कर चुके हैं। सारे ही एज ग्रुप्स, चाहे वो हम लोग का एज ग्रुप हो, बच्चे हो, टीनेजर्स हो, सबके साथ है ऐसा। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज अनहेल्दी है, आपको क्या रिफाइंड चीजें नहीं खानी चाहिए, वो हम लोग को लार्जली पता है। कि हमें पता है कि हम रिफाइंड फ्लोर खा रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, हम पाम ऑयल खा रहे हैं, हम इतना सारा शुगर ले रहे हैं, वो सब हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेल्थ के लिए। वो तो एक बात है। दूसरी चीज ये है कि जैसे हम आजकल देखते हैं, आजकल छोटे बच्चों का बर्थडे पार्टी में भी कोई जगह पे, बहुत ही कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको पूरी सब्जी, रोटी सब्जी या इस तरह का जो नॉर्मल हमारा इंडियन खाना वो मिलता है। ज्यादातर बच्चों के पार्टीज में भी आजकल हम देखते हैं कि पिज्जाज, बर्गर्स, ये सब होते हैं। जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं देखती हूँ मुंबई का तो स्ट्रीट फूड इतना फेमस है। तो मुंबई का स्ट्रीट फूड भी वड़ा पाव, मिसल पाव एंड सो मच पाव बेस्ड। इवन जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ समोसा भी पाव के साथ खाया जाता है। तो मतलब एक तो समोसा फिर पाव भी, बट वंस इन अ वाइल हम सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, हम सभी खाते हैं कुछ ना कुछ इस तरह का खाना। पर इन जनरल अपनी इंडियन डाइट जो है काफी कार्बोहाइड्रेट रिच रहती है। जैसा मैंने कहा, फास्ट फूड इज वन थिंग। इवन हम जो रोज घर में भी अपने दाल चावल खा रहे हैं तो उसमें भी हमारा काफी हद तक कार्बोहाइड्रेट रहता ही है। तो कीपिंग द जनरल हेल्थ वन साइड, जैसा मैंने बताया कि हमें पता ही है कि हम जो चीज खा रहे हैं उसमें क्या चीज अनहेल्दी है। ओरल हेल्थ के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो भी चीजें हमारे दांतों और मसूड़ों पे चिपकती हैं, पिज्जाज, बर्गर्स, पास्ताज, फ्राइज, जो भी स्टिकी चीजें, कैंडीज, चॉकलेट्स, जो भी हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इट्स अ थंब रूल फॉर अ गुड ओरल हेल्थ, कि आपके दांतों और मसूड़ों पे कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिच चीज चिपकी नहीं रहनी चाहिए। जब भी आपने ऐसा कुछ खाया है जो आपके दांतों पे स्टिक हुआ, कभी भी खाने के इमीडिएटली बाद आपको ब्रश या कुल्ला नहीं करना चाहिए। 15 से 20 मिनट रुक के, भले ही आप सुबह ब्रश कर चुके हैं, मगर आपने कुछ स्टिकी खाया है, खाने के 15-20 मिनट बाद एक बार ब्रश कर लीजिए। दांतों का जो सरफेस है वो क्लीन होना जरूरी है। उसके साथ साथ आपका जो दांतों के बीच का गैप है, जैसे मैंने बोला, वो जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैम ने हमें ओरल हेल्थ को लेके जो टिप्स बताए हैं या जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने के लिए बताए, अगर हम वो प्रिकॉशंस अपने पे अप्लाई करेंगे तो बट हमें जो ये डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे। मैम ने बहुत सारा टाइम अपना दिया, मैम के पेशेंट्स भी बाहर वेट कर रहे हैं। मैम अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच किरण फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म कि मैं आपके व्यूअर्स को कुछ बता पाई। और आई एम श्योर अगर इसमें से कुछ भी, इतना सा भी उनको लगा कि उनकी जानकारी बढ़ी ओरल हेल्थ के बारे में, तो आई एम श्योर कि वो आपके पॉडकास्ट को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आने वाले अलग अलग चीजों पे अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच किरण। थैंक यू व्यूअर्स।